नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, देखते हैं कितना आता है। देखो, दिस इज द सिटी वेयर वी कांट लाइव, डेंजरस सिटी। अगर पूछा जाए उस डेंजरस सिटी का नाम बताओ जहाँ कोई नहीं रह सकता, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। रह सकते हो अभी? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर सिर्फ कौन रह सकता है? इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। तो अब देखो, पूरा जो खेल है इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ और सिर्फ किसके फ्लो से है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से है। और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है ना, पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? एटम के अंदर, न्यूक्लियस के सराउंडिंग। और आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जैसे मान लो, ये मान के चलो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसके जो बाहर के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हीं के मूवमेंट के कारण ही क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी दो तरह से होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। बैठ जाने दो, ये अंदर अरे इनको अंदर बैठ जाने दो, पीछे नहीं दिखाई देगा कुछ। देखो मैं कह रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिसिटी यानी दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट और एक इलेक्ट्रिक करंट। फ़र्क क्या है दोनों में? अब ध्यान दे लो, कीप योर माइंड जस्ट हियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, मतलब रेस्ट पोजीशन। तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन जस्ट बिकम स्टेशनरी पोजीशन। समझ लो, इसका पूरा चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर इसका है, ये मैं समझा रहा हूँ वैसे ही तुम्हें। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है, स्टेशनरी पोजीशन पर आ जाता है, मूव नहीं करता है वहाँ से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। अब ऐसे कैसे हो सकता है जब मूव नहीं करता? ये सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, मतलब ऐसे जंप कर गया एक जगह से दूसरी जगह पर और वहाँ जा कर के क्या हो गया? वो फिक्स हो गया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता है। तो फिर हम कहाँ देखते हैं इसे? बहुत बार देखते हैं, बचपन में देखते हो तुम लोग, कागज़ को ऐसे रगड़ते हो, फिर वो दूसरे कागज़ से चिपकाते हो उसे, करते हो नहीं करते? तो वो कौन सा करंट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता है। क्या होता है कि जैसे ही हम रगड़ेंगे तो उसके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूज होते हैं, वो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ फिक्स हो जाते हैं।
अब क्या होगा, क्या देखो हमने 9th में या पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिकली एटम इज न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं उसके अंदर, प्रोटॉन होते हैं। लेकिन रगड़ने से क्या हुआ, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में पहुंच गए, समझ रहे हो? तो एक पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, एक पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, और जिसके कारण अनबैलेंस चार्ज की वजह से एक पॉजिटिव बन गया और एक क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और इस वजह से क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, इसमें सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट माना जाता है। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ क्या होता है आपका, ये जो इलेक्ट्रिसिटी थंडरिंग होती है ना, लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग में क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट ही होता है, समझ रहे हो? बादलों के अंदर जो बिजली इतनी ज़बरदस्त लाइटनिंग करती है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि जब बादलों के अंदर क्या होता है, वाटर जब क्या करता है, बहुत तेज़ी से फ्रिक्शन के थ्रू मतलब रगड़ करता है, मतलब रब करता है, तो उसके अंदर बहुत सारे आइंस सेपरेट हो जाते हैं। एक जगह पर नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाता है और ऊपर की जगह पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जो बादलों के अंदर ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सेपरेशन ऑफ आयन की वजह से क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट बन जाता है। और इस वजह से बहुत तेज़ी से लाइटनिंग होती है, क्योंकि प्लस और माइनस का चार्ज जब भी सेपरेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, और उससे क्या रही है, चार्जिंग होती है, मतलब स्पार्किंग होती है। उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, वो सारा कुछ पढ़ोगे जाके तुम 12th में, 11th में नहीं पढ़ोगे, 12th में जाके पढ़ोगे जब साइंस लोगे तो इसके बारे में और कुछ नहीं करना। बस सिर्फ यही है कि ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अदर सब्सटेंस क्रिएट द इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। पढ़ना क्या है हमें, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यू फ्लो होता है, इसमें स्टेशनरी पोजीशन नहीं होती। इसके अंदर मान के चलो कि जैसे पानी फ्लो होता रहता है ना नदी के अंदर से, समझ रहे हो? उसी तरह से किसी भी मटेरियल के अंदर से जब कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे तो क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। अब जब कंटिन्यूस फ्लो करेगा तो उसके लिए पाथ भी तो चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर पानी को मैं ऐसे यहाँ डाल दूँ तो वो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब तक एक जगह नहीं बनेगी, उसको नदी नहीं होगी या कोई नहर नहीं होगी, इस तरह सा कोई पाथ नहीं होगा, तब तक वो पानी उसके अंदर से नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए भी क्या चाहिए, पाथ चाहिए। वो भी कैसा पाथ चाहिए, खाली वाला पाथ चाहिए, भरा हुआ पाथ नहीं चाहिए, समझ रहे हो? और खाली पाथ का मतलब क्या है, नदी को जाने के लिए तो गड्ढा चाहिए, जब भी तो एक पर्टिकुलर उसमें जाएगी। हर जगह से थोड़ा ही पानी फ्लो हो सकता है, उसको जो स्पेस मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, तब जाके जाएगा। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या चाहिए, इस तरह से पिट चाहिए, मतलब गड्ढे चाहिए, मतलब उसके अंदर खाली स्थान चाहिए। खाली कहाँ हो सकता है? अब ये देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, सुनो पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो किसी रिएक्ट करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लीट हो गया ना सेल इसका। लेकिन अगर 2 या 1 हो किसी के पास में, 2 के बाद 1 हो या 2 हो, तो सोचो इसके पास तो 8 होते हैं, 7 डब्बे खाली हैं। कितने खाली हैं इसके पास में? 7। मतलब इतना बड़ा ग्राउंड है और बंदा अकेला है वहाँ पर। पूरे ग्राउंड मूव करने के लिए क्या है उसके पास में, स्पेस है। यही स्पेस चाहिए उसको, ऐसा ही स्पेस चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे क्या कर सकें, आसानी से मूव कर सकें। अगर उसका इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, ये तो फिर इलेक्ट्रॉन का पाथ बता दिया हमने, बता दिया किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब ये किसके अंदर होते हैं अभी, ये इस तरह का मटेरियल कौन सा होता है, जितने भी मेटल हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर लास्ट सेल में क्या होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से हो गया। सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी हैं, इनका आउटर मोस्ट शेल हमेशा क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है ना। और जब खाली रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकेंगे, उसके अंदर मूव कर सकेंगे और बड़े आसानी से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे। लेकिन वो भी आपका क्या होना चाहिए, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस। तो हम क्या कहेंगे,
इलेक्ट्रिक सर्किट क्या माना जाएगा? इट इज क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट. क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. क्या कहेंगे उसे? इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक पाथ. ठीक है. अगर हमने यहाँ पर ये क्लोज नहीं किया तो इसमें से करंट पास नहीं होगा. इसलिए ज़रूरी है क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ. क्लोज होना ज़रूरी है, समझ रहे हो? तभी तो स्विच और स्विच ऑफ, जो स्विच ऑन करते हैं हम, तो स्विच ऑफ का मतलब इसको हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया. ब्रेक कर दिया तो करंट जाना क्या हो जाएगा? वहीं से बंद हो जाएगा. इसलिए क्लोज होना ज़रूरी है. तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. अब जैसे कि मैंने तुम्हें ये बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. भाई इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे ना इसके अंदर से, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, क्योंकि एक तरह से होती सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो. लेकिन अब आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन इसमें डायरेक्शन क्या होती है फ्लो करने की? इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन क्या होती है? अब एक बात देखो, ये आपके 4-5 कुर्सी रखी हैं, ये 5 या 6 इस तरह से कुर्सी रखी हैं. ये यहाँ पर बंदा बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, ये खाली है. ठीक है. अब आप एक बात देखो, जब ये यहाँ आएगा तो ये खाली हो जाएगी, ये भर जाएगी. जब ये यहाँ आएगा तो ये भर जाएगी और ये क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी. तो आप एक मुझे ये बताओ, जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस वो किधर मूव कर रहा है? और जो बंदे वाली सीट है वो किधर मूव कर रही है? एम्प्टी स्पेस किधर मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. मतलब एम्प्टी स्पेस ऐसे मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है. समझ रहे हो? यहाँ पर भी यही मान के चलो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये एम्प्टी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गया. और नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है. समझ रहे हो? तो जिधर आपका प्लस का चार्ज मूव करेगा वो आपका करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी. जिधर आपका प्लस का चार्ज मूव करेगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी. और जिधर आपका माइनस का चार्ज मूव करेगा, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो माना जाएगा आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन फ्लो, और जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो अगर आ जाए, व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्या लिखना है? द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. 1 नंबर का बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है. ये समझ में आ गया आपके? अब आते हैं हम भाई, अब इलेक्ट्रिक पाथ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब जैसे हम कहते हैं ना कि पानी की स्पीड क्या है, तो किसके हिसाब से मेजर करते हैं हम? डिस्टेंस पर सेकंड. मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने 1 सेकंड में, वाटर की स्पीड मान लेते हैं हम उसे. यहाँ पर कौन मूव कर रहे हैं? इस सर्किट में कौन मूव कर रहा है? अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मूव कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज होता है. समझ रहे हो? तो हम क्या लिखेंगे कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कितना चार्ज मूव कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन जाएगा आपका
चार्ज यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय आई से डिपेंड करते हैं हमेशा क्वांटिटी ऑफ चार्ज को Q से और इसको T से, तो ये I इज इक्वल Q/T आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पर SI यूनिट ऑफ करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। आंद्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर एम्पियर रखा गया है। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट मत कर देना, इसको लिखेंगे तो कैपिटल ए से ही लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है अभी, जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम, COLOUMB, और कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। अब ये चार्ज होता क्या है, अभी प्लस माइनस होता है ना। आप देखो क्या फ्लो करते हैं इसके अंदर से, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करे इसके अंदर से, उसके हिसाब से चार्ज बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 10 से। इसीलिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, n है, तो n से मल्टीप्लाई कर दो। ये न्यूमेरिकल आएगा नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखो ऊपर वाला कि I इज इक्वल क्या होता है, Q/T। ज़्यादा क्या आता है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको आ जाएगी कि 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। ठीक है, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। वो कभी नहीं आता है, ध्यान रखना ना। हमें तो कराया नहीं है, नहीं वाला। हाँ, नहीं आता ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ। देखो मैं सब कुछ कराता हूँ, जो नहीं कराया होगा मैं वो भी कराऊंगा। ठीक है ना, लेकिन फोकस आपको किसके करना है, जो मैं बताऊँगा यहाँ पे वो फोकस करना है आपको। समझ रहे हो। मैंने तो नहीं कहा कि नहीं कराया होगा, कराया होगा, बिल्कुल कराया होगा। लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ ना जो बोर्ड के हिसाब से आता है या नहीं आता। समझ रहे हो। तो बोर्ड के हिसाब से एक्चुअली रेयरली आता है, इंटरनल में दे देते हैं कई बार, लेकिन क्या आएगा बताऊँगा मैं आगे, अभी और है। ठीक है, वो मैं बताऊँगा अभी। थोड़ा ध्यान दो इधर, ये समझ में आ गया। अब कई बार ये पूछा जाता है आपको कि जैसे अब ये 1 एम्पियर की करंट की डेफिनेशन होगी, सब होगी। बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो जैसे Q इज इक्वल क्या बताया था मैंने, N इंटू E बताया था ना। Q को मैं 1 कूलम लिख लेता हूँ, और 1 इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इसको अपॉन में ले आओगे, 1/1.6 इज इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1/1.6 और ऊपर 10 की, शांत हो जाओ भी, इज इक्वल n, तो यहाँ 19 का लिख दो 10 अपॉन 1.6 और ऊपर हो जाएगा 10 की पावर ये 18। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट हटाओगे यहाँ पर, ये इससे काटोगे तो ये 6.25 आएगा 10 की पावर 18। तो जब भी अगर आपको पूछा जाए कि बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने चाहिए, तो जब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 कूलम चार्ज बनेगा।
ठीक है, इस क्वांटिटी को आपको रट लेना है बस कि 1 कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि बताओ 100 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। या मान लो कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाता है कि जैसे मान लो इसको हम 10 कूलम चार्ज है 100, कुछ इसी तरह से आता है, अलग से न्यूमेरिकल MCQ फॉर्म में आता है। 10 की पावर 20 हो जाएगा। हाँ वही तो मैंने कहा ना। 16 नहीं 16 कूलम चार्ज में, क्यों इंटू 100 करेंगे ना? ना 16 कूलम चार्ज में 100 बनेगा। तो इसीलिए आता है ना कि मान लो किसी में से इतना करंट फ्लो हो रहा है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करे उसमें, तो 16 से मल्टीप्लाई करो ना, इसे 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 इंटू 10 की पावर 8 की 18 कितना हो गया, 10 की पावर 20, ठीक है। तो अगर 16 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो ये 10 की पावर 20 कूलम चार्ज 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। वो MCQ में बहुत रेयरली चांस है, कभी कभार आता है। बोर्ड में तो एक्चुअली कभी नहीं पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान होना चाहिए सारा कुछ। अब इसके बाद आगे ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट हो, स्मॉल यूनिट भी होती है, ध्यान रखना इसकी करंट की। जैसे 1 मिली एम्पियर भी होती है, तो 1 मिली एम्पियर में कितना 1/1000 एम्पियर होता है। तो अगर उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर भी होता है, इसे माइक्रो एम्पियर कहते हैं। ये होता है 1/1 लाख 10 की पावर 6 एम्पियर। तो दोनों का कन्वर्जन करना आना चाहिए तुम्हें, कि कई बार ना मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में भी करंट दे रखा होता है, फिर वो निकाली जाती है। देखो ये क्वेश्चन, $100 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 100 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग लेकिन ये है कुछ भी 100 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग यहाँ लिख लो। 100 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट for 2 minutes. 100 milliampere current is flowing through a circuit for 2 minutes. Find the quantity of charge. Find the quantity of charge flow. कैसे निकालेंगे? करंट की वैल्यू कितनी है? 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर बोले तो कितना होगा? 100 डिवाइड बाई 1000 एम्पियर मतलब 0.1 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट बोलेंगे तो 2 × 60 सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, 120 सेकंड हो जाएगा। तो Q इक्वल क्या होता है? I × T। तो मतलब I की वैल्यू 0.1 हो गया, ये 120 हो गया, तो कितना आ गया? 12 कूलम चार्ज क्या होगा? फ्लो हो जाएगा। इस तरह से करना है, ध्यान रखना है। आई करंट होता है, अभी आई करंट होता है, टी टाइम होता है, और क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। सिंबल भी आना ज़रूरी है सभी के, ठीक है। अब इसके बाद आगे एब्सेंट कौन है?
हैं? नहीं, तरवी तो है, उसके अलावा कोई नहीं है। चलो, ये समझ में आ गया आपके। अब आगे देखो, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिससे हम करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द करंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कौन सा, एमीटर। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द फ्लो ऑफ करंट इज एमीटर। तो अब एमीटर की पोजीशन भी आनी चाहिए आपको, सब कुछ आना चाहिए, किस तरह से इसको क्या नाम है हम कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, सब आना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये ध्यान दो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये एमीटर लगाया जाता है ऐसे सीरीज में, और इस जगह पर क्या होगा, ये बैटरी या सेल लगा दिया हमने, ये आपका स्विच हो गया, ये आपका बल्ब हो गया या कोई भी मटेरियल होगा जिसके अंदर से करंट जा रहा है, और इस तरीके से कंप्लीट क्या हो जाता है, सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग आ जाती है इसके अंदर कि कितना करंट इसके अंदर से गया हुआ है। तो द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द करंट इज एमीटर। दो प्रॉपर्टी होती है इस एमीटर की, ध्यान रखना, दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहला है कि इट इज़ कनेक्टेड इन द सीरीज विद द अप्लायंस। सीरीज क्या होगा ये बताएंगे आगे। पहली प्रॉपर्टी होगी है इट इज़ कनेक्टेड विद द सीरीज, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द अप्लायंस। अप्लायंस मतलब बल्ब हो गया, हीटर हो गया, जो भी हो गया, उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम। कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाले जितने भी अप्लायंस हैं उनके सीरीज में हमेशा एमीटर को लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है इसका कि इट हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस। क्यों होता है भाई लो रेजिस्टेंस? ज़्यादा करंट पास कर सकते हैं इसको ना, लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? सर साहब ये वो बबल हो जाता है। ध्यान दो, लो रेजिस्टेंस, इट हैज़ अ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस इसलिए रखा जाता है सो दैट इट कैन मेजर अ वेरी मिन्यूट करंट। अगर बहुत ही कम भी करंट हो उसको भी क्या कर सके, ये मेजर कर सके, इसलिए हम क्या रखते हैं इसका बहुत ही शॉर्ट। तभी तो आपने देखा होगा ना, जो जितने भी मोबाइल वाले होते हैं ना, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लगा लगा के देखते हैं कौन से सर्किट के अंदर से करंट जा रहा है। अब उनका जो करंट जाता है वो मिली एम्पियर में करंट होता है उन सर्किट के अंदर से। अब मिली एम्पियर में करंट को मेजर करने के लिए हमें ऐसा सर्किट चाहिए जो छोटे से छोटे करंट को क्या कर ले, मेजर कर ले। तो इसका लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को नहीं रोक पा रहा वो। लो रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकने की प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर बहुत ही कम है, मतलब करंट जरा सा भी होगा वो भी क्या कर जाएगा, आसानी से पास कर जाएगा। बताएंगे आगे को रेजिस्टेंस बारे सारा कुछ। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है इसकी, किसकी, एमीटर की। एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसे, और इसका क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखो आगे आपका इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है। न्यूमेरिकल मैंने लिखा दिया, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। करंट या एम्पियर में दे रखा होगा, या मिली एम्पियर में दे रखा होगा, या माइक्रो एम्पियर में दे रखा होगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपका यूनिट मैंने बता दी, कन्वर्जन यूनिट। अब देखो, अब एक बात देखो, अगर हमें मान लो नदी का पानी फ्लो करना है तो क्या नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा पानी? किधर जाएगा? ऊपर से नीचे। वो कब आएगा? ऊपर का प्रेशर ज़्यादा होता है और नीचे का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर हमें पानी को नीचे से ऊपर लेके आना है तो मोटर के थ्रू लेके आएंगे। मोटर क्या प्रोवाइड करेगी? प्रेशर प्रोवाइड करेगी, जिससे कि करंट के मतलब जो पानी है वो क्या हो जाए, ऊपर आ जाए। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है पानी को आगे पुश करने के लिए तो हमें कोई ना कोई क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। बिना प्रेशर के तो जाएगा नहीं पानी। आप इस मेटल में क्या है, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में क्या है, ये पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एक तरह से सिटी है, भरा हुआ है सिटी इसके अंदर। लेकिन अब अगर आप कोई मेटल देखो, जैसे अगर मान लो ये मेटल है, तो ये मेटल का मतलब क्या है,
कि इसमें क्या करंट इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, उनका जो रखा हुआ उसमें दो, इधर दो, हाँ ये मेटल का है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट कंटेन मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें करंट तो नहीं दिख रहा इसमें। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी स्टेशनरी पोजीशन पर है। ये ऐसे मान के चलो कि बांध के अंदर पानी भरा हुआ है, समझ रहे हो, भरा ही हुआ है बस और कुछ नहीं है उसके अंदर, वो स्टेशनरी पोजीशन पर है। अब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है तो मैं प्रेशर डालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अंदर से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। वो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज। आम भाषा में क्या कहेंगे उसे, वोल्टेज कहते हैं ना। हाई वोल्टेज आ गई, लो वोल्टेज आ गई, का मतलब क्या है कि भाई अब अगर आप देखो कि मान लो हम बहुत तेज़ी से प्रेशर डालते हैं पानी का, तो कितना तेज़ी से बाहर पानी निकल के आएगा। हल्का हल्का प्रेशर डालेंगे तो धीरे धीरे पानी निकल के आएगा। तो वहाँ ऊपर से क्या आता है, उस इलेक्ट्रॉन को आगे पुश करने के लिए प्रेशर आता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो कितना प्रेशर होगा, वो स्टैंडर्ड उन्होंने अपने अलग बना रखा है। अब इस वोल्टेज का और एक अलग नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे, दो टर्म होते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया भाई तुम्हारा, मान लो यहाँ मोटर लगी हुई है, ठीक है ना, और यहाँ से पानी आपका ऊपर की तरफ आ रहा है इस जगह से, तो मैक्सिमम कितना मान लो क्या नाम है, प्रेशर लगा हुआ है इस पॉइंट पर, और फिर इस पॉइंट के आने के बाद उसको इस पॉइंट से जोड़ दिया हमने यहाँ पर, और हम ये देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो पानी आ रहा है इस पाइप के अंदर से, इस जगह से, तो अब कितने प्रेशर से पानी आ रहा है यहाँ पर, वो जो प्रेशर है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर स्पंज लगा देता हूँ, स्पंज का मतलब क्या है कि रोकने की प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब इधर से पानी भी फ्लो हो रहा है, इधर से इसको रोकने की प्रॉपर्टी आ रही है, तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों के प्रेशर में, वो माना जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो मैं बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है प्रॉपर डेफिनेशन में। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर यहाँ अगर आ जाए ना, उस डिवाइस का नाम बताओ जहाँ से पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो वो ये वाला डिवाइस होगा। बैटरी हो सकती है, सेल हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, ये वो डिवाइस हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो। अब यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए कितना वर्क डन हुआ इस पॉइंट तक लाने में, ठीक है, जहाँ से यहाँ तो जनरेट हो गया, अब जनरेट होने के बाद में इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन का मतलब ऑब्वियसली यहाँ कुछ न कुछ तो रिएक्शन होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा यहाँ पर, बिना रिएक्शन से जनरेट नहीं होगा वो, और उस एनर्जी भी निकलेगी। तो कितना वर्क डन हुआ यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लाने में, एक पर्टिकुलर पॉइंट को तक लाने में, वो आपका क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन, इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि हमने पॉजिटिव कोई करंट को फ्लो माना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब ये बैटरी हमें नहीं पता कितनी दूर लगी हुई है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, डिवाइस से पहले वाले पॉइंट तक लाने में, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल वर्क डन डिवाइड बाई Q, वर्क डन डिवाइडेड बाई Q, वो आपका क्या माना जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन वोल्टेज क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होती, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस फ़र्क क्या है। अब देखो हमने यहाँ तक तो ले आए, इस जगह तक ले आए, बीच में क्या आ गया, ये बल्ब आ गया, बीच में क्या आ गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब क्यों वर्क डन क्यों होगा, क्योंकि भाई ये कंज्यूम करेगा, ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ऐसे मान के चलो आप, ऐसे चलो, सिंक बनी हुई है, आपने नल खोल दिया, पानी आ गया उसके अंदर, पानी को यूज़ कर लिया। किस में यूज़ किया आपने पानी को, कपड़े, वो क्या नाम है, बर्तन धोने में, सारा कुछ यूज हो गया, आपने काम कर लिया पानी से। और जो बचा हुआ पानी है या जो भी गंदगी या जो भी बचा, किसके थ्रू चला गया, वो नाली के थ्रू चला गया। समझ रहे हो, तो यही चीज़ यहाँ पर है। वर्क डन यहाँ हुआ, बल्ब जला, यहाँ पर रोशनी हुई, वर्क डन हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घिसड़ घिसड़ के फ्रिक्शन होता है यहाँ पर, उसी से वर्क डन होता है ये, ठीक है। वो इस पॉइंट पर आ गया। अब कितनी यहाँ पर बल्ब की एनर्जी कंज्यूम हुई, समझ रहे हो, यहाँ तक आने, यहाँ तक उसको कितना काम करना पड़ा, कितना वर्क डन हुआ, वो आपका क्या माना जाएगा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे, वर्क डन, इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब इसमें इनफाइनाइट नहीं आएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, वो आपका क्या माना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं हम, ठीक है ना, क्या कहेंगे, वोल्टेज। अब सपोज करो कई बार ऐसे हो जाता है, मान लो यहाँ से 100 वोल्टेज आ रही है और इस जगह से मान लो 10 वोल्टेज है, इस पॉइंट पर डिफरेंस कितना माना जाएगा, 95, वो 90 माइनस कर देंगे। समझ रहे हो भाई, इस पे तो इधर से इतना प्रेशर लग रहा है और इधर से इतना प्रेशर लग रहा है, समझ रहे हो, तो डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज कितना है वो माना जाएगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर 100 वोल्ट है, इस पॉइंट पर 10 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। हालांकि आपका बता दूं मैं आपको, घरों के अंदर जो तारों में बिजली आती है, ये वाली दो तारें होती हैं जनरली, एक रेड वाली होती है और एक होती है आपकी ब्लैक वाली, या ब्लैक हो या ब्लू हो, कुछ भी हो सकती है, वो ग्रीन वाली को हटा देते हैं। तो जो रेड वाली तार होती है, ठीक है ना, वो आपका लाइव वायर कहते हैं हम उसे, और मेन जो पोटेंशियल होता है वो उसी में होता है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल क्या है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जो हम कहते हैं ना कितनी वोल्टेज आ रही है, वो रेड वाली तार ही दिखाती है आपकी। 220 वोल्ट वोल्टेज उसके रेड वायर के अंदर आती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक लेवल पर जो वोल्टेज अलाउेबल है वो 220 वोल्ट है, ठीक है ना। बाहर के देशों में 440 वोल्ट होती है, अमेरिका यूएसए वगैरह में, हमारे यहाँ पर इंडिया में 220 वोल्ट है, समझ रहे हो। और जो आपका ब्लैक वाली वायर होती है उसमें 0 वोल्टेज पोटेंशियल होता है, रेड वाली में कितना होता है, 220 वोल्टेज पोटेंशियल होता है, और जो कौन सी वाली, ब्लैक वाली में 0 वोल्टेज होता है। तो डिफरेंस कितना हो गया, कितना डिफरेंस हो गया दोनों में, 220 का हो गया ना भाई, उसमें तो 0 हो गया, उसमें 220 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्टेज का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो वोल्टेज है घर के अंदर जो हमारे ट्रांसफ़र होती है वो 220 वोल्टेज ही आती है।
ये पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो आप एक और बात ध्यान रखना कि ऐसा यूनिट क्या होती है वोल्टेज की, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, वोल्ट। वी से लिखते हैं, अलासांद्रे वोल्टेज था किसी का नाम, उसके नाम पर इसने वोल्ट नहीं, वोल्ट। अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आ जाए आपको 1 जूल 1 कूलम, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ डिफाइंड एज द व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 point to the another point is called 1 volt potential difference, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे? when 1 joule work is done to move a 1 coulomb charge from 1 point to the other point is called 1 volt potential। अब एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपका जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन, इस वर्क डन को हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी भी कह सकते हैं। इस वर्क डन को हीट जनरेटेड भी कह सकते हैं। बल्ब के अंदर तो हीट जनरेट ही होती है ना, तो कितनी हीट जनरेट होगी तो वो भी हम इसके अंदर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लिखो ये क्वेश्चन, टेन कूलम चार्ज इज फ्लोइंग, 10 कूलम चार्ज is flowing through a device having potential difference having potential difference 220 volt, having potential difference 220 volt। find the heat generated या find the work done। find the heat generated कितनी होगी? तो आपका वर्क डन इज इक्वल क्या आ जाएगा? V इंटू क्यू, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी दे रखी है आपकी? 220 दे रखी है, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना है? 10 कूलम, तो कितना आ गया? 2200 जूल। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? हीट हो गया, वर्क डन हो गया, एनर्जी जनरेट, सबकी ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी? जूल ही होगी, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसके बाद एक टॉपिक और आगे छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्लास के लिए हम कर दें ना। अच्छा हाँ, अभी एक और चीज़ रह गई है इसमें थोड़ा सा और। जैसे हम करंट को मेजर करने के लिए क्या कर रहे थे? हम एमीटर यूज़ कर रहे थे ना। अरे बात है नहीं भाई, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। तो द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर। इसकी भी 2 प्रॉपर्टी होती है। इसकी भी 2 प्रॉपर्टी होती है क्या? कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अप्लायंस, it is connected in parallel to the appliance, जैसे ये बल्ब है आपका, और इस बल्ब के अंदर कितना पोटेंशियल है वो हमेशा किस में करेंगे? हम इसको वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल मतलब अप्लायंस ही हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है?
इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में जितना हाई हो जाता है फिर उतना ही कम हो जाता है वो टोटल रेजिस्टेंस दोनों का मिला करके, ठीक है। तो इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। तो दो प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको ये इसकी वोल्ट मीटर की, एक पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसे अप्लायंस के और एक हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं आगे, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ सिंबल बनाए गए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने 3-4 सिंबल यहाँ पर आपको पहले ही आपको बता दिए कि जैसे आपको एमीटर है तो हम ए लगा देंगे ऐसे, ये एमीटर का हो गया, बोलो। इसी तरह से वोल्ट मीटर का ये वोल्ट मीटर हो गया आपका। इसी तरह से अगर बाई चांस ऐसे सेल लगा दें 3 या 4 तो ये बैटरी का हो गया। अगर वो सिंगल होगा ये सेल का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर बाई चांस ये जैसे ये आपका ओपन की है, ओपन की, ओपन का मतलब ये वाली है आपकी, जैसे अब फ़िलहाल क्या है ये ओपन का मतलब अभी बंद हो गई, ऑफ है ये। ओपन का मतलब क्या है कि ये जब इसके साथ जॉइन हो जाएगा तब सर्किट फ्लो होगा। जैसे ये आपका इस तरह से सर्किट फ्लो हो जाएगा अगर ये ऑन कर दिया। आप ये मान के चलो ऑन करने का मतलब क्या है कि ये की ऊपर और नीचे ऐसे होती है, जैसे इसी तरह से होता है। तो अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा, जैसे अब ये चिप ये क्या ना कॉन्टैक्ट में ये वाला, ठीक है, तो ये तो आपको ऑन हो गया, क्लोज हो गई की, और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा की को तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे उठ जाएगा ऊपर, सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा इसके अंदर से। और जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो नीचे एक स्प्रिंग सी होती है, ऐसे दब जाती है और वो इस तरह से वो कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो वो इसी तरह से होता है। ये आपका ओपन की है यानी ऑन है, ये ऑफ है ये, और ये आपका क्लोज्ड की है। अब इसी चीज़ को हम इससे भी लगाते हैं। ये अगर आप कर दोगे ऐसे तो ये ओपन हो जाएगा और ये आप कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा अगर। और ये कैसे होता है कि स्कूल के अंदर जब आप करोगे ना तो इस तरीके का सर्किट होता है। तो ऐसा एक की होती है सच में ही, और उस की को अगर बीच में इंसर्ट कर दोगे तो वो क्लोज हो जाएगा सर्किट, ठीक है। जब आपको ओम्स लॉ का सर्किट वो कराएंगे उस समय पर इस तरह का कोई डिवाइस मतलब देंगे कि ओपन और क्लोज कैसे करते हैं, उसे कराए स्कूल में, हैं? हाँ, वो वायर जॉइनिंग। तो अब घरों में ये होता है और एक्सपेरिमेंट के लिए ये वाला होता है, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद एक और आगे सिंबल देखो, ये वाला बता ही दिया हमने। ये वाला किसका सिंबल होता है? बल्ब का होता है, ठीक है। एक और होता है कि अगर बाई चांस हम ये इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या, इसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वायर या वायर जॉइनिंग, ठीक है। कनेक्टिंग वायर या वायर जॉइनिंग। और अगर हम इसी वायर को ऊपर से ऐसे लेके आते हैं, ऊपर से लेके आए इस वायर को, तो इसे कहते हैं क्रॉस वायर। क्या कहेंगे? क्रॉस वायर, ठीक है। इसी तरह से एक और सिंबल होता है इसमें, अगर किसी को इस तरीके से हम जिग जैग वाला पोर्शन में डालते हैं ऐसे, तो ये जिग जैग वाला पोर्शन क्या होता है? अब ये बताओ, रोड अगर कोई गाड़ी जा रही है तो इस वाले रोड पर आसानी से जाएगी या इस वाले रोड पर जाएगी? इस वाले रोड से आसानी से जाएगी। इसका मतलब ये कौन सा हो गया रोड? ये वो वाला रोड हो गया जहाँ पर इस गाड़ी की स्पीड को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा, धीमा किया जाएगा, यानी बहुत सारा वर्क डन होगा। अब इसको हम क्या कहते हैं? किसको रोकता है ये करंट को रोकता है। करंट को क्या करता है? रजिस्ट करता है। ये फ्रिक्शन देता है कि भाई तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, ठीक है ना। तो लड़ाई झड़ाई होती है ज़बरदस्त दोनों के अंदर, हीटम गुत्था गुत्थी होती है, इतनी सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तब जा करके बेचारा यहाँ तक पहुँच पाता है। ये समझ रहे हो? तो ये इसलिए हम कहते हैं इसको रेजिस्टेंस,
क्या कहते हैं इसे, रेजिस्टेंस। तो ये किसका सिंबल है आपका, रेजिस्टेंस का सिंबल है, जो रजिस्टर भी हो सकता है। रजिस्टर मतलब आपके जितने भी अप्लाइंस होते हैं ना, एक तरह से घरों में यूज होते हैं, कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होने वाले जितने अप्लाइंस हैं वो सारे क्या माने जाएंगे, रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स। ठीक है, अभी रुक जाओ, बता रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब ले लेंगे हम। अब एक और होता है, देखो ये, इसको हम क्या कहते हैं, क्या होता है ये, हैं, रेगुलेटर। इस रेगुलेटर का काम क्या है कि पंखे के अंदर करंट को कम या, ये वोल्टेज को नहीं छेड़ता, ये किसको छेड़ता है, करंट को, समझ रहे हो। तो इसका भी सिंबल होता है रेगुलेटर का। अब इसका सिंबल क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर इस रेगुलेटर को यहाँ लगा दो, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो अब मान के चलो अगर आपको यहाँ पर लगा देते हो इसको, रेजिस्टेंस को, और इसके बाद आगे ये सर्किट से जुड़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्किट लगा देता हूँ, ये बल्ब लगा दिया, पंखा लगा दिया, ऐसे मैं जोड़ देता हूँ, ऐसे मान के चलो, ठीक है। ये मान लो कोई बैटरी वगैरह कुछ भी लगी हुई है यहाँ पर, ऐसे मान के। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हिंड्रेंस बना रखी है ना, ये वाली, ये करंट को रोकने की हिंड्रेंस है ये। तो अब अगर यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब इतना सारा, इतनी हिंड्रेंस है इसके अंदर। तो जो पंखा है आपका ये 4 पे या 5 पे चल रहा है, ये मान के चलो। अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे जोड़ दूँ, इस जगह पर जोड़ देता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब करंट को इतना सारा हिंड्रेंस पार करके आना पड़ेगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो पहले पर आ जाएगा पंखा, समझ रहे हो। तो इस डिवाइस को, जो करंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल सिर्फ इतना सा है, ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे जिंग 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 करके और इस तरीके से भी कर सकते हो। ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, रियोस्टेट, ठीक है, या वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग प्रोवाइड करता है जब भी क्या नाम है हम ये लगाते हैं डिवाइस। तो अगर आ जाए आपको व्हाट इज द क्या नाम है, रियोस्टेट, तो इट इज अ डिवाइस, कैसे लिखेंगे हम इसे, इट इज अ डिवाइस विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, ठीक है। कैसे करेंगे, इट इज द डिवाइस विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी डेफिनेशन याद रखनी है, ध्यान रखना ये। बाकी तो और इतने ज़्यादा होते नहीं है, एक ये भी होता है वैसे, ये वाला भी ना, ये होता है कंडक्टर का डिवाइस। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है, और कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाँ, देखो कोई भी ऐसा डिवाइस, बहुत ही ऐसे कम डिवाइस हैं जो रेजिस्टेंस नहीं होता हो, कुछ उसमें कुछ थोड़े बहुत कंडक्टर भी होते हैं और थोड़े बहुत रजिस्टर भी होते हैं उसके अंदर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, रियोस्टेट तो लगाना ज़रूरी होता है, कोई भी हो चाहे डिवाइस, बिना पंखा के बिना रियोस्टेट के चल जाएगा। नहीं, एक्सपेरिमेंट में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हम बैटरी से करते हैं, उसका स्कूल में करते हैं भाई रियोस्टेट। बात है नहीं भाई, ओम्स लॉ जब वेरीफाई करोगे ना, तो वो सिलेंडर का शेप का जो होता है वो क्या होता है, वो ये रियोस्टेट ही होता है। वो दिखाया था, नहीं दिखाया वो, हमने तो वायर कनेक्ट करी और रीडिंग लेकर वो कर। हाँ,